मैं गरिमा राठौड़ फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और हमारी केमिस्ट्री की जो जर्नी है वो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लोग काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं। हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग उसको कर रहे हैं और अब तो हम लोग उसके लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। हाँ, सो कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग सकता है बट है लास्ट। तो लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ मैं आपको। बैटरी से रिलेटेड टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हमने पढ़ लिया है कि बैटरी हम किसे कहते हैं, क्या उसके गुण होने चाहिए और बैटरी के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकारों में भी हमने अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप की जो बैटरी है प्राथमिक बैटरी, उसकी परिभाषा, प्राथमिक कहने का कारण डिस्कस कर चुके हैं और उसके दो एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम इसके आगे से हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे मेन टॉपिक सेम है प्राथमिक बैटरी का, लेकिन प्राथमिक बैटरी का सेकंड एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा मरकरी सेल। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। क्लियर है बात? तो हमें एक एग्जाम्पल जो हम कल कर चुके हैं उसके आगे से हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे आज। ओके एवरीबडी? ओके, तो लेट्स बिगिन। प्राथमिक बैटरी, सेकेंड एग्जाम्पल मर्क्यूरी सेल। ठीक है, सेल का नाम क्या है? मरकरी सेल। क्यों इसे मरकरी कहा गया? कहीं ना कहीं मरकरी का उपयोग लिया गया होगा, पारे का यहाँ पे उपयोग किया गया होगा, इसीलिए इसका नाम मरकरी सेल पड़ा है। जैसा आपने पिछले एग्जाम्पल को पढ़ा था उसी तरह से स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिएक्शन, ये तीनों बातें हमें यहाँ पे ध्यान से पढ़नी है और समझनी है। देखिए, मरकरी सेल श्रवण यंत्रों, आप लोगों ने सुन रखा होगा, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी एज के साथ सुनने की जो क्षमता है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो उस वक्त उन्हें क्या दिया जाता है? एक स्पेसिफिक डिवाइस दिया जाता है जो छोटा सा कान में फिट होता है और उसे चलाने के लिए एक बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो वही बैटरी जो वहाँ पे लगती है वो मर्क्यूरी सेल का ही उदाहरण है। तो मर्क्यूरी सेल कहाँ पर उपयोग में ले रहे हैं? श्रवण यंत्रों में, घड़ियों में आदि में, जहाँ स्पेसिफिसिटी किस बात की कही जा रही है? जहाँ पे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसकी बैटरी जो है जल्दी से डेड नहीं होती और ज़्यादा यूज़ नहीं लगती। ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक अगर हमने एक सेल डाला हुआ है तो वो बहुत टाइम तक हमें काम दे सकता है। घड़ियों से भी, हाथ घड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके, रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा छोटा सा बटन शेप का सेल वहाँ पे यूज़ होता है, चपटा सा होता है, सिल्वर कलर का होता है। जनरली आप सब लोग देख चुके हैं ऐसे सेल को। जब हम लोग, हमारी घड़ी बंद हो जाती है, रिस्ट वॉच की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, जब वो उसकी वर्किंग बंद हो जाती है तो हम जब शॉप पे जाते हैं तो वो हमारे सामने एक सेल रिमूव करता है। पतला सा बटन जैसा छोटा सा चपटा सेल होता है, सिल्वर कलर का दिखाई देता है। उसी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके एवरीबॉडी, तो आइए चेक करते हैं कहाँ पे उपयोग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, श्रवण यंत्रों में और घड़ियों में। घड़ियों के लिए मैं बता देती हूँ, वॉल क्लॉक नहीं, रिस्ट वॉचेस की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें जिंक मरकरी अमलगम, समझ में आ रही है बात? जिंक मरकरी अमलगम सबसे पहला पदार्थ जो हमें यूज में लेना है, जिंक मरकरी अमलगम का उपयोग होता है जो यहाँ पे काम करता है एनोड के समान। क्लियर है बात? और HgO, ये देखिए ये आ गया आपका मरकरी का यौगिक। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो भी यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है और कार्बन का पेस्ट कैथोड के समान कार्य करता है। ठीक है, तो जिंक मरकरी अमलगम ZnHg बहुत फेमस यौगिक है, बहुत बार सुन चुके हैं आप लोग, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो इसका तो हम बनाते हैं एनोड और कैथोड के रूप में हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। क्लियर है बात? आगे देखिए, KOH एवं ZnO का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है। यानी हमने क्या किया है, कैथोड और एनोड के मध्य भरने के लिए विद्युत अपघट्य जो यूज किया है वो है हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इन दोनों का पेस्ट बना के वहां पे भर लिया जाता है। क्लियर है? जो किसके समान कार्य कर रहा है? विद्युत अपघट्य के समान। तो HgO और कार्बन का पेस्ट बन गया एनोड, कैथोड। जिंक मरकरी अमलगम बन गया हमारा एनोड। KOH और ZnO बन गया है वैद्युत अपघट्य। इतनी बातें क्लियर है? तो एनोड से रिएक्शन स्टार्ट होगी, आप लोगों को पता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया होगी। अब हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीकरण किस में
और कहाँ पे किसका अपचयन हो रहा है। क्लियर है। तो सेल रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। उससे पहले हम लोग छोटा सा ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये वही सेल है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो पतला सा चपटा सा होता है। ये जो पोर्शन है ये आपको उसका इंटीरियर बता रहा है कि अंदर से वह किस प्रकार का दिखाई देता है। क्लियर है बात आपको। तो देखिए यह जो अंदर ये है, यहाँ पे हमने मार्क किया है एनोड। एनोड किसका बनाया हुआ था, याद है आपको, जिंक मरकरी अमलगम का हमने बनाया था एनोड, तो ये वही है। क्लियर है। कैथोड के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया था कार्बन और मरकरी ऑक्साइड, ये हमने यहाँ पे यूज किया था। तो ये वहाँ पे भरा गया है। इन दोनों को, ये ऊपर वाला चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है, इन दोनों के बीच में जो ये येलो लाइन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है। किसका सेपरेशन, कैथोड और एनोड के पदार्थों का। क्लियर है बात। और हमने यहाँ पे बीच में भर रखा है, याद कीजिए, ये तो कुछ नहीं है, सेल कैन का मतलब है जिसमें हमने सारे पदार्थों को भर रखा है। जो कंटेनर, जो पात्र हम यूज कर रहे हैं उसी को हम सेल कैन कहते हैं या डिब्बा कहते हैं। जैसे जूस को भरने के लिए हम लोग बॉटल यूज कर लेते हैं तो वो जूस का कैन हो गया। क्लियर है। मेटेलिक के लिए बेसिकली यूज होता है ये शब्द कैन। जैसे अपने जूस वगैरह इनके कैंस भी आते हैं, फ्रूटी का भी आता है, थम्स अप, इन सब के कैन मिलते हैं, तो वो हम उसको कैन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो कैन शब्द लिखा गया है ये पूरे इस कंटेनर के लिए यहाँ लिखा गया है, इस पूरे पात्र के लिए कहा गया है। इन दोनों के मध्य हमने विद्युत अपघट्य भरा है। समझ आ रही है बात आपको। जिंक ऑक्साइड का, हमने जिंक ऑक्साइड का तथा हमने लिया था मरकरी ऑक्साइड का। क्लियर है बात। आइए आगे हम लोग सेल रिएक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, एनोड के रूप में हमने उपयोग में लिया था जिंक अमलगम, तो ये रहा जिंक अमलगम। क्लियर है। इसको कलेक्टिवली इस तरह से लिखेंगे, जिंक अमलगम। अब यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीकरण होना है। क्लियर है बात। तो देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी तो ऑक्सीकरण का मतलब है। तो जिंक को देखिए आप, जब हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई है, इजंट इट। क्लियर है बात। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी हो रहा है। कहाँ से, ये जो हाइड्रोक्साइल आयन है इनकी बात कर रहे हैं। इस हाइड्रोक्साइल आयन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन दे दी जिंक को। क्लियर है बात। 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पर बचे हैं और एक ऑक्सीजन मिलके ये वाटर बना रहे हैं। अब यहाँ पे 2 OH- के कारण तो 2 नेगेटिव चार्ज थे, वो अगर Zn ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना चाहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। क्लियर है बात। तो ये है हमारी एनोड की रिएक्शन जिसमें आप देख रहे हैं जिंक अमलगम में से जो जिंक है वह ऑक्सीकृत हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड की। कैथोड के लिए हमें पता है कि हमने मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा था साथ में। मरकरी ऑक्साइड को देखिए, ये रहा मरकरी ऑक्साइड, ये जो ऊपर जल बना हुआ ये यहाँ पर उपयोग में आ जाता है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको यहाँ पे ग्रहण कर लिया जाता है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड से मरकरी ऑक्सीजन हट के इसका अपचयन हो रहा है, देख रहे हैं आप। और फिर से जो हाइड्रोक्साइल आयन थे वे हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं 2OH-। क्यों, ताकि ये रिएक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस चलती रहे। क्लियर है। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ग्रहण भी हो गया और OH- आयन भी बन गया। अब आप आसानी से कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर देंगे तो आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, 2OH से 2OH कैंसिल किया, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया। अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता, तो बाकी सब जो है वो हमारी रिएक्शन बनेगी। तो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। ये हो गई हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन। कौन से सेल के लिए, मरकरी सेल के लिए, जिसे हम कौन सी हेडिंग में पढ़ रहे हैं बेटा, प्राथमिक बैटरी। क्लियर है बात। तो प्राथमिक बैटरी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। प्राथमिक बैटरी, उसका नाम, उसकी क्रियाविधि वो मैंने आपको सब समझा दिए। दोनों एग्जाम्पल जो हमारे कोर्स में थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों एग्जाम्पल, उनके स्ट्रक्चर और रिएक्शन ये आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है बात। आइए आगे मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल, हाँ छोटी सी एक बात हम और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस सेल का जो विभव होता है ये भी आपको ध्यान रखना होता है। इट इज 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। एक जो मैंने कल सेल कराया था लेक्लांश है, उसका कितना आपको वोल्टेज बताया था, 1.5 वोल्ट। तो वोल्टेज भी आपको ध्यान रखना होता है कौन से सेल का कितना है। कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से भी ये इंपॉर्टेंट है।
तथा संपूर्ण कार्य अवधि में यह स्थिर रहता है, इसी वोल्टेज पे काम करता रहता है, क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्यविधि में बदल सकती हो। ऐसा हो ही नहीं रहा है, किसी की सांद्रता में यदि परिवर्तन हो, क्योंकि हमने देख लिया ऐसा कोई पदार्थ नहीं था यहाँ पर जो कि हमारे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पे सांद्रता पे कोई फर्क पड़ रहा हो तो हमारे रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा हो, ऐसा है ही नहीं। जो भी था वो सब हमने कैंसिल कर दिया, यूज अप होने वाले पदार्थ हैं। तो ये क्या करता है, बिना वोल्टेज चेंज किए बिना एक ही पावर से हमें लगातार विद्युत सप्लाई करता रहता है। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है हमारा संचायक बैटरियां या फिर हम इन्हें कह देंगे द्वितीयक बैटरी, या फिर हम इन्हें क्या कह देंगे, द्वितीयक बैटरी। अब प्राथमिक बैटरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, हालांकि उसी समय मैंने आपको द्वितीयक बैटरी के बारे में भी समझा दिया था कि द्वितीयक बैटरी में हमें कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं। क्लियर है? और द्वितीयक बैटरी को किस तरह से समझा जा सकता है, वे बैटरियां जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें हम पुनः चार्ज करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं, उन सभी बैटरियों को हम रखते हैं द्वितीयक बैटरी के अंतर्गत। क्लियर है बात? तो इसमें भी मैंने आपको बताया था आपको दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल होगा सीसा संचायक सेल का, जो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है और रिएक्शंस याद रखनी है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको कल बता दिया था ईंधन सेल का, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईंधन सेल का कई बार तो कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ ईंधन सेल पे ही आया हुआ है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हमारी द्वितीयक बैटरीज का फर्स्ट एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल के बारे में। क्लियर है? एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। नहीं, तभी तो हम इसे द्वितीयक बैटरी की कैटेगरी में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर एक बार केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई है तो हम उसे विद्युत ऊर्जा देके उस केमिकल रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में संपन्न करवा सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत होगी विद्युत ऊर्जा की तो रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में संपन्न हो जाएगी। तो इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी। क्लियर है बात? तो मेन जो परिभाषा है वो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गई है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं टार्च के चक्रण से गुजर सकती है। बिल्कुल जैसा हमने ऊपर पढ़ा है वैसी ही बात है यहाँ पे कि हम किसी एक अच्छी, यदि हमारे पास सेकेंडरी बैटरी है, द्वितीयक बैटरी है, तो वो बार बार डिस्चार्ज होने पर भी उसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। क्लियर है? सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक बैटरी है। कौन सी है? लेड संचायक, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है मेन टॉपिक में, सीसा संचायक सेल। संचायक का मतलब आपको बता देती हूँ, संचायक मतलब स्टोर, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं जिन्हें हम इसमें स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं, और उनकी अभिक्रियाओं के द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। क्लियर है? तो जब उनकी जो सांद्रता है वो एक लिमिट से कम चली जाती है तब क्या करना पड़ता है, हमें उस बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है बात? तो एक लिमिट है कि हम इसमें संचित पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। कब तक? जबकि उनकी सांद्रता एक लेवल से कम ना जाए। अंडरस्टूड है ये बात? तो देखिए हम जिस टॉपिक की यहाँ पे जिस एग्जाम्पल का सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है लेड संचायक बैटरी, यानी इसमें संचित कौन किया हुआ है, लेड को हमने यहाँ पे संचित किया हुआ है, सीसे को। क्लियर है? लेड को, पारे को। क्लियर है बात? पीबी। ओके एवरीवन, तो आइए हम देखते हैं सीसा संचायक सेल का क्या इसका फंक्शनिंग है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और कैसे हम इसे डिस्चार्ज होने पर चार्ज कर सकते हैं, कैसे ये चार्ज से डिस्चार्ज होती है। ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।
इस बैटरी को सामान्यतः वाहनों में आप लोगों ने देखी होगी, कारों की, गाड़ियों की, ट्रक्स की, जिनकी बैटरी जो होती है बहुत भारी सी, बहुत बड़ा सा उसका कॉम्पैक्ट सा उसका डिजाइन होता है, उसी बैटरी को आज हम डिस्कस करने वाले। तो बाहर से तो हमने उस बैटरी को बहुत बार देखा है, लेकिन इंटरनली उसमें ऐसे कौन से पदार्थों को संचित किया गया है जिसके कारण हम बार बार उसे चार्ज कर सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जहाँ पे इसको यूज करते हैं वो है आजकल सभी घरों में उपयोग में होने लगे हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टरों में जो बैटरी लगी रहती है वो वैसी ही है सेम जो वाहनों के इंजन में लगी रहती है, वैसी ही सेम बैटरी है। क्लियर है? तो इन दोनों बैटरियों में क्या समानता है? दोनों सीसा संचायक सेल है, ठीक है, और दोनों ही द्वितीयक बैटरी की श्रेणी में आती हैं। तो हम दोनों को, इनको बाहर से हमने देखा हुआ है, अंदर से कैसे इनका डिजाइन होता है, किस तरह से इनको चार्ज किया जा सकता है, वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो देखो बेटा, सीसा संचायक सेल नाम से ही क्लियर है, सीसा के कुछ यौगिकों को यहाँ पे संचित किया गया है और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित किया जाता है। और हमारा जो भी काम है, जो भी हमें करना है, लाइट जलानी है, फैन चलाना है, कूलर चलाना है, वो सब हमारा काम हो जाता है। तो देखिए इसमें एनोड, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनोड की बात कर रहे हैं। एनोड लेड का बना होता है। किसका जी? लेड का बना होता है। कौन? एनोड। क्लियर है? एक एक बात को दिमाग में बैठाते रहेंगे। सीसा संचायक बैटरी, एनोड किसका बना है? लेड का बना है। तथा कैथोड लेड डाई ऑक्साइड PbO2 से निर्मित है। तो एनोड और कैथोड दोनों की बात आपको पता चल गई है। एनोड बना है लेड का और कैथोड बना है लेड डाई ऑक्साइड का। तो बेसिकली दोनों स्थानों पर हमने क्या भरा है? किसके यौगिक भरे? एक जगह लेड है और दूसरी जगह लेड का ऑक्साइड है। तो दोनों ही जगहों पर, दोनों ही स्थानों पर हमने लेड के यौगिकों को संचित किया हुआ है, इसलिए इस बैटरी को हम क्या कह रहे हैं? लेड संचायक बैटरी। क्लियर है? अब देखिए कैथोड के बारे में, लेड ऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। ग्रिड कुछ नहीं है, ग्रिड का मतलब ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें जैसे कोई पात्र है, ठीक है, सपोज ये मैं आपके सामने एक पात्र ड्रॉ कर देती हूँ छोटा सा, इसी तरह की इसकी डिजाइन सी होती है। और ये यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या किया होता है, इसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी जालीनुमा होती है, बस उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब इस जालीनुमा बहुत छोटी छोटी होती है जाली, ऐसा नहीं है कि पदार्थ बाहर आ जाएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेशन में जरूर कमी हो जाती है। तो ऐसी जालीनुमा जो पात्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रिड। तो ये जो ग्रिड है ये किसका बना होता है? लेड का। और इसके अंदर ये बना होता है लेड का, और इसके अंदर की तरफ हम क्या भर के रखते हैं? लेड ऑक्साइड। क्लियर है? आगे देखिए, 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। समझ रहे हो? तो एनोड और कैथोड ये दोनों आपको समझ आ गया। इन दोनों के मध्य अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के लिए जिस विद्युत अपघट्य का हम उपयोग कर रहे हैं वह है 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। याद रखेंगे तो आपने किन किन केमिकल्स का यूज किया है यहाँ? लेड का, लेड का बनाया है एनोड, लेड डाइऑक्साइड का बनाया है कैथोड, और सल्फ्यूरिक अम्ल 38% सल्फ्यूरिक अम्ल को आप किस रूप में उपयोग में ले रहे हैं? विद्युत अपघट्य के रूप में। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। जब बैटरी उपयोग में होती है तो निम्नलिखित सेल अभिक्रियाएं होती हैं। यानी जब हम बैटरी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जब हम उससे उपयोग में विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं, उस समय की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक वो रिएक्शन जहाँ पे बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है, समझ रहे हो? एक वो जब हम क्या कर रहे हैं? बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब हम बैटरी से विद्युत ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे कार्य संपन्न कर रहे हैं, उस समय हम क्या कहेंगे? डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी कैसी है? डिस्चार्ज हो रही है। और जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है, जब हम उसे विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। तो अभी फिलहाल हम कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं? जब बैटरी से हम कार्य ले रहे हैं, यानी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो दोनों वे से रिएक्शन पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड संचायक बैटरी की डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखिए, लेड संचायक बैटरी की चार्जिंग रिएक्शन लिखिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको आंसर लिखने का पता होना चाहिए। ध्यान से करेक्टली आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स वहां पे लिख के आने हैं। क्लियर है बात? तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर
बैटरी में जो डिस्चार्जिंग रिएक्शंस है वो किस प्रकार संपन्न होगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं एनोड रिएक्शंस की। एनोड किसका बनाया था, लेड का बनाया था भाई, ये बात हमें पता है। तो यानी ऑक्सीकरण भी यहीं पे होगा। किस प्रकार होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, लेड पड़ा है यहाँ पे, एनोड पे क्या है, लेड है। SO4 2 माइनस कहाँ से आया, ज्ञान है आपने, हम लोगों ने इस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया था। किस लिए उपयोग में लिया था, हमने उसको विद्युत अपघट्य के रूप में हमने उपयोग में लिया था। क्लियर है बात। तो वहां पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने उपयोग में लिया है, वही सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फेट आयन यहाँ उपयोग में आता है। क्लियर है बात। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाते हैं और ये सल्फेट इसके साथ जुड़कर क्या बना देता है, लेड सल्फेट, PbSO4। तो एनोड के रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, लेड सल्फेट आयन जो सल्फ्यूरिक अम्ल से आया, दोनों आपस में कंबाइन होके लेड सल्फेट हमें देते हैं, विच इज सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया ऑक्सीकरण। आगे देखिए कैथोड की अभिक्रिया। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कैथोड हमने किसका बनाया था, लेड डाइऑक्साइड, इसको हमने भरा था जो लेड की बनी हुई ग्रिल थी उसमें, तो लेड डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे ले लिया। अब सल्फेट आयन की फिर से बात कर रहे हैं, जो कहाँ से उपयोग में आ रहे हैं, वही सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि वो सल्फेट आयन देता है तो H+ आयन भी तो देगा, तो वही H+ आयन जो सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फेट अलग होने के पश्चात बचे हैं, वे भी यहाँ पर उपयोग में आ रहे हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागे गए थे, इनका भी यहाँ पे ग्रहण हो रहा है। तो देखिए ये जो लेड है ये ऑक्सीजन को त्याग कर यहाँ से सल्फेट के साथ कंबाइन होके PbSO4 फिर से हमें दे रहा है। यहाँ पे भी लेड सल्फेट, यहाँ पे भी लेड सल्फेट। यही बात यहाँ पे ध्यान देनी है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट जो है वो एक समान नहीं हो सकते, बट यहाँ पर सीसा संचायक सेल में आपको कैथोड और एनोड के जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम दिखेंगे। यहाँ पर भी लेड सल्फेट सॉलिड, यहाँ पर भी लेड सल्फेट सॉलिड प्राप्त हो रहा है। क्लियर है बात। आगे देखिए जो सल्फेट आयन था यहाँ पर जो उपयोग में आया था, वो क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर से वाटर बनाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकली है वो इस H+ के साथ जुड़ के यहाँ पे वाटर बनाएगी, और ये सल्फेट आयन यहाँ पे लेड के साथ जुड़ के हमें लेड सल्फेट दे रहा है। आई होप आपको रिएक्शन समझ आ रही है। अब यदि हम कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो अभी हम कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज कंप्लीट रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस प्रकार कैथोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया निम्नलिखित होगी। तो एक बार चेक कर लो क्या क्या बचा है हमारे पास पीछे वाली रिएक्शंस में। Pb बचा है, ओके हम Pb लिखेंगे। SO4 यहाँ पे है एक, और 2 एक यहाँ पे है, तो 2 SO4 मिलके क्या बना देंगे, 2 SO4, ओके। और ये 4H+ है, तो ये 4H+ SO4 के साथ मिलके क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक तो हमारे पास हो गया लेड लेफ्ट साइड में, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, और लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ये कहाँ पे है हमारे पास, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या बचा है, PbSO4, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए लेड सल्फेट के, और एक यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया हमने। तो देखिए लेड हमारे पास बचा था, ये आ गया हमारा लेड का एक अणु। लेड ऑक्साइड ये भी पड़ा हुआ था, तो इसको भी हमने लिख दिया। H2SO4 के 2 अणु, सल्फेट के 2 थे, बताया था मैंने आपको, और H+ 4 थे, तो यहाँ पे अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल के हो गए टोटल 2 अणु। फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो लेड सल्फेट के 2 अणु बने थे हमारे पास, और लास्ट में हमें पता चला जल के भी 2 अणु हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, निरंतर ये जो जल बनता है, निरंतर इस जल के बनने के कारण और लेड सल्फेट के बनते रहने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जितनी हमने ली थी 38%, हमने जो विलयन लिया था, उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। और जब इसकी सांद्रता कम हो जाती है, अत्यंत कम हो जाती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। क्लियर है बात।
तो बैटरी डिस्चार्ज कब हो गई? जब एक्सेस वाटर बनते रहने के कारण वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम हो गई। लेड सल्फेट बनने के कारण लेड और लेड डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से इसको चार्ज करना पड़ता है। अब चार्ज के टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किन यौगिकों का अपघटन होता है, कौन से यौगिकों का निर्माण होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग ने सिर्फ क्या पढ़ा है, सीसा संचायक सेल पढ़ा है और सीसा संचायक सेल पे डिस्चार्जिंग की रिएक्शन आपको बताइए। डिस्चार्जिंग यानी जब हम उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उस समय वाली अभिक्रियाएं हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है, पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर ली है। तो चार्जिंग की रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे, लर्न कर लेंगे और इसी के थ्रू, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग चार्जिंग वाली रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ मैं आपको इसका पिक्चर भी अच्छे से शो करूंगी, इसमें आपको सारी डिज़ाइन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है बात? तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आया है, केमिस्ट्री इजी लग रही है, समझ आ रहा है और आप लोग डेली रिवाइज कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।